जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कैसे अच्छे होंगे, जहाँ एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का जो एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 7। अध्याय 7 जो है, इसमें हम लोगों को अशोक के बारे में मुख्य रूप से जानना है। और ऐसा नहीं कि अशोक के बारे में आप पूरा जान जाइएगा, यहाँ पे बस समझिए एक छठा बेसिक चीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को अच्छा से जानना है। ठीक है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने क्या किया? युद्ध का त्याग किया। अब देखिए, आपको पता होगा कि अशोक जो सम्राट कहा जाता है, राजाओं के राजा को सम्राट कहा जाता है। ठीक ना, ये व्यक्ति के पीछे तो बहुत सारा कहानी है, कथा है कि अपने 100 भाई को मारकर 99 भाई को मार करके राजगद्दी बैठा था। क्या क्या तरह तरह की बातें हैं, है ना। तो इतिहास तो बस हम लोग जान ही पाएंगे ना, ऐसे तो बहुत सारा तो इनका अभिलेख अभी पढ़ नहीं पाया है लोग। देखिए, रोशन के रुपए, ये रोशन के रुपए, देखिए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने करक नोट मिले। दादाजी से करक नोट मतलब करकरवा नोट मिला, है ना। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था, हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, खरीदने का बहुत बड़ा मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक और तो बापू है, चलिए भाई बापू है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो शेर जो छोटा छोटा बना हुआ है, इसका क्या राज है भाई? तो शेर वाला स्तंभ शीर्ष है, स्तंभ शीर्ष मतलब स्तंभ का जो खंभा है उसी का यह शीर्ष भाग है, नीचे लंबा खंभा है, स्तंभ शीर्ष है यह। एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं ना, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ में क्या किया गया? एक विशाल स्तंभ माने खंभा पर लेकर के ये सिंह वालों को क्या किया गया? बना दिया गया। ठीक ना, इस पे सिंह को क्या किया गया? बना दिया गया ऊपर, ठीक, और उसको स्थापित कर दिया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से, इतिहास में जितने भी राजा के बारे में पढ़ना है, उनमें सबसे महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख आपको बताए थे कि पत्थर पर खोदा गया, ठीक ना, कुछ ना कुछ लिखा गया। जो राजा लड़ाई उड़ाई करता था, युद्ध जीतता था, कब जीता, कब लड़ाई की, वो सब अपना लिख देता था। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया? देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, अशोक के दादा, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले किए थे। 2300 साल पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे कि इस साम्राज्य की स्थापना किए थे। चाणक्य या कौटिल्य का, ये चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, चाणक्य जो थे जिनको कौटिल्य और शास्त्र के जानकारी इनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त की सहायता की थी। आइए, चंद्रगुप्त की इनको सहायता किया था। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र किताब जो नाम का किताब है उसमें चाणक्य के कई विचार मिलता है, ठीक ना। वंश जानिए क्या होता है? वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा जब बनते हैं ना, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक तो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बेटा जो था बिंदुसार, मतलब कि चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार, अशोक के पापा बिंदुसार और अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक ना। 3 गो याद रख लिया। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, पापा का नाम क्या था? बिंदुसार, ठीक ना। ये 3 गो जो महत्वपूर्ण मौर्य वंश के महत्वपूर्ण ये राजा हुए।
ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, उस साम्राज्य जो था उसमें बहुत से नगर थे, ठीक ना। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। और इसमें साम्राज्य की जो राजधानी था उसमें बहुत सारा नगर था, और इस साम्राज्य में राजधानी जो बनाया गया था जहाँ से राज्य का कार्य देखभाल किया जाता है, राजधानी बोला जाता है पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला वहीं पे एक विश्वविद्यालय बना था, वो मध्य एशिया के आने जाने का क्या था, रास्ता था, मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उत्तर से दक्षिण से, नॉर्थ से साउथ में जब हम जाएंगे, ठीक ना, तो उस रास्ते में पड़ता था उज्जैन। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, नगर में ये लोग रहा करता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। उस साम्राज्य में के बहुत से बड़े क्षेत्र में पशुपालक जो पशु को पालते थे, किसान जो खेती बाड़ी करते थे, बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में, मध्य भारत के जो बीच वाला जो इलाका है, ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, ज़्यादातर हिस्सा जंगल था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, अपना रोजी रोटी चलाता था लोग। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। मतलब रीति रिवाज, खान पान, पहनावा वहनावा सब अलग अलग था। देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले ना, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। इसमें ये जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसमें लाल बिंदु के जगह पर अशोक का जो है, यहाँ पे आपका लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। यहाँ शिलालेख, जहाँ जहाँ इनका शिलालेख है, उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं भारत के। कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है, ये आपको खुद से काम करने के लिए कह रहा है। देखिए भाषाएं बोलते थे और खान पान भी सबका अलग अलग था। राज्य साम्राज्य से कौन भिन्न है, राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। देखिए चूंकि साम्राज्य राज्यों से बने होते हैं, साम्राज्य जो होता है वो राज्य मिलता है तो साम्राज्य बनता है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना से ज़्यादा संसाधनों की जरूरत है। जो सम्राट होते हैं वो राजाओं, क्योंकि राजाओं के राजा को सम्राट कहा जाता है, तो राजा मतलब एक छोटा इकाई हो गया, उससे बड़ा जो मिल करके बना वो हो गया आपका साम्राज्य हो गया, और उसके अंतर्गत जो शासन करने वाले होंगे वो सम्राट होंगे, ठीक ना। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती थी। मतलब समझिए एक बड़े लेवल पर हो गए, जैसे सिंपल समझिए कि राज हुआ और एक देश हुआ। साम्राज्य का प्रशासन, ये किस प्रकार से प्रशासन जो था इसको संभालता था साम्राज्य का प्रशासन। देखिए चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसा मतलब माहौल था उसी के अनुसार शासन भी किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट डायरेक्ट नियंत्रण उस पर रख लेता। जैसे आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक ना, तो केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र का क्या होता है, सीधे उस पर क्या होता है, नियंत्रण रहता है, ठीक है। और राज्य होता है तो राज्य में अपना मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा अधिकारी की नियुक्ति करते थे, उस सबसे पशुपालक, किसान, इस सबसे टैक्स वसूलने के लिए व्यापारी से। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और जो राजा के आदेश का उल्लंघन करता था उसको सजा भी मिलता था। इनमें से कई अधिकारियों के वेतन भी दिया जाता था। इसमें कई अधिकारी था जिसको वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश पहुंचाने वाला जो था वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। राजा जासूस भी रखता था, जो जासूस छुप करके सभी की एक्टिविटी पर क्या करेगा, नजर रखता था। इन सब के ऊपर सम्राट था, और इस सब के ऊपर क्या था, सम्राट, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था भाई, नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। उसके अंतर्गत कई छोटे क्षेत्र या प्रांत है। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों ने से शासन किया जाता था, ठीक ना।
कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। स्थानीय जो परंपरा है उसी को लोग मानता था, जो नियम है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक था वो मार्ग, रास्ता पर और नदी पर नियंत्रण करने के लिए कोशिश करता था, जो कि आवागमन के लिए, आने और जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो था ना वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत सोना के लिए और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? नजराना ठीक है। कर जो टैक्स होता था ये नियमित ढंग से आपको देना है तो देना है, लेकिन नजराना मतलब एक तरह से कहिए कि मुंह दिखाई, है ना। नजराना जो था अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, अपने इच्छा से देता था। मुंह दिखाई तो लोग जबरदस्ती नहीं ना मांगता है ना। अब राजधानी में सम्राट, अब राजधानी जो था उसमें सम्राट की क्या भूमिका थी? देखिए, मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री है, ठीक ना, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह मेगास्थनीज जो था इस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक ना, जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यहाँ पे आया था भारत में। और भारत में आया तो भारत में आकर के यह मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य सम्राट था उसका जो देखा वो लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है जानिए। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, बहुत सारा लिखा है लेकिन एक छोटा सा अंश है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। वो लिखा है मेगास्थनीज कि सम्राट जब जनता के सामने आते थे ना तो उनका जो आने का जब अवसर होता था ना तो शोभा यात्रा के रूप में वहाँ जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। सोना का पालकी होता था, डोली, ठीक ना। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और उनका जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड, वो एकदम सोना चांदी से अलंकृत हाथी पर बैठा रहता था। हाथी एकदम सोना चांदी से सुसज्जित सजा रहता था और उसी के बैठा रहता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे। क्या है भाई? तो इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, तोरी के डार लेके चलता होगा। वही डाढ़वा पर जो सिखाया हुआ तोता था, एकदम मतलब प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग उसको दिया रहता था, झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। सम्राट के सिर पर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। गजब में लिखा है जी, ये अच्छा होगा। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे। और राजा जो थे हथियार बंद महिला से घिरे रहते थे, माने महिला मतलब चारों ओर से घेरे रहती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते। खाना खाएंगे तो जो बनाया है पहले वो चखेगा, तनका वेट कर लेंगे कि मर रहा है कि नहीं, तो अब वो खाएंगे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे और लगातार 2 रात एक कमरा में नहीं, कभी आज सोए किस्मत तक फिर सोएंगे किसी में। बूझ लीजिए कि ये सब जो लिखा गया है और ये सब जो बात बताया गया है, लोग इतिहास का ही आज का भी बहुत सारा नियम फॉलो होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति भवन में भी कितना भवन है, उसमें अति कमरा है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा है ये बंदा मेगास्थनीज? लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। मेगास्थनीज लिखा है कि पाटलिपुत्र जो था ना, जो आज का पटना है, वो बहुत खूबसूरत है ना और विशाल नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार था। 570 को खंभा था उस पाटलिपुत्र में, पहले का पाटलिपुत्र, ठीक ना। 570 को खंभा लगा था लकड़ी के, ठीक है, विशाल विशाल। और इसमें 64 को इसमें क्या था, द्वार था।
2 और 3 मंजिल वाले घर था, 2-3 तल्ला घर था उस टाइम। बताइए, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे, लकड़ी और कच्चे ईंटा से बना दिया 3 तल्ला। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, एकदम पत्थर के नक्काशी से सजाया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा था। हा, कुछ बात ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के रखा है कान, बढ़ा चढ़ा के नहीं, ऐसा पहले होता था। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? संकेत अध्याय 3 को देखिए। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक ना। जो मध्य भारत में जो रहता था वो काफ़ी हद तक फ्रीडम था। लोग उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम चीज़ें जैसी चीज़ें ला करके दे। वो सबको फ्री रखा गया था, ठीक ना क्या। लेकिन उसका एक काम था कि हाँ भाई, मान लीजिए जो मेरा पदाधिकारी है, अधिकारी है, उसको हाथी वोथी जो युद्ध में लड़ना उड़ना हो, लकड़ी उकड़ी, मधु मतलब कि वही हो गया आपका शहद, मोम, ये सब जैसी चीज़ें ला करके दिया करें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक के बारे में जानिए, ठीक ना। बिंदुसार के बेटा और पोता चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के ये सबसे फेमस शासक थे, दादा बाप से भी ज़्यादा फेमस हुए। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किए थे। अभिलेख यानी पत्थर पर खोदवा दिए थे, खम्भा पर खोदवा दिए थे अपना संदेश, ठीक ना, जनता तक पहुँचाने की कोशिश किए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में, लिपि है ब्राह्मणी, अब भाषा है प्राकृत भाषा में, ठीक ना। अब देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक अभिलेख है जिसमें कलिंग का जो युद्ध लड़े, उसी समय उनका जो दिल पिघल गया, पसीज गया और बौद्ध धर्म अपना लिए। उसमें अभिलेख में एक अभिलेख मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, क्या कहा भाई? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा जब ये बने तो 8 साल के बाद कलिंग पर विजय किए, ठीक ना। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। 1.5 लाख कलिंग के जो लोग था, कलिंग जो साम्राज्य था, राज था, उसके 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारा गया था। इससे मुझे अपार दुख हुआ, बहुत हमको दुख हुआ। आखिर दुख क्यों हुआ? तो नारी भी लड़ने आ गई थी, तब दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ठीक ना। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को क्या करते हैं? खो देते हैं। अच्छा, दिल पसीज गया है, वो लेडीजवा सबसे पसीज गया, इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है, ठीक ना। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय से पाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये सोचे कि देखो भाई, नहीं कहा जाता है कि दुनिया तो प्रेम से ही चलती है ना। नफरत के लिए नफरत, बल तो वहाँ जरूरत पड़ता है जहाँ नफरत है। प्रेम से इसे दुनिया को हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। ये बात ये भी बोले हैं कि जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको प्रेम से पालें। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें, और ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मेरा बेटा और पोता भी क्या करे? युद्ध न करे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे पढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म का प्राकृत ही रूप है क्या है? धर्म है, ठीक ना। जैसे बौद्ध धर्म। अशोक का कलिंग युद्ध, अब जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती जो उड़ीसा है उसी का पुराना नाम क्या है? कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और धीरे धीरे खत्म हो गया सम्राटों। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, ये पत्थर वाला पॉलिश वाला मूर्ति है, पर पॉलिश मारा गया है। यह बिहार के रामपुरवा में मिला हुआ है। बिहार का रामपुरवा जो है ना,
मिला हुआ है। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये बैल के नंदी है, यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था भाई? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म में उसमें कहाँ से पूजा पाठ वाला बात है ना? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बौद्ध धर्म में। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं ना, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। बुद्ध जितने भी उपदेश दिए थे ना, अशोक उससे प्रभावित थे। अब बुद्ध के उपदेश से कौन प्रभावित नहीं हो सकता है भाई? ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, इसमें भी दिक्कत है। अब जानवर की बलि चढ़ाने वाला समझ लीजिएगा किस धर्म में होगा। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। दास जो था, नौकर जो था, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़ते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म का शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। जो खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको पढ़ करके सुनाओ। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक ना? उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था, बताइए, मनुष्य और जानवर के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करवाया गया था। ठीक ना? अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। प्रजा को क्या अशोक अपना संदेश दिए, जरा इसे देखिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ जो भी हो। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अपने दास और नौकर के साथ क्या करेंगे? हम अच्छा व्यवहार करेंगे। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान भी देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म का निंदा, तो जिसको आज हम सांप्रदायिक बात कहते हैं, जैसे हमारे देश में होते रहता है हिंदू मुस्लिम। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में ही अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। समझ लीजिए, हम खुद का ही बड़ाई करते चले कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो समझ लीजिए कि फिर तो बात ही क्या रह जाएगा। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। देखिए, अशोक उतना सारा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। 1 लाख लोग मारा गया था कलिंग के युद्ध में। तब जाकर के इस व्यक्ति का दिल पसीजा, और दिल पसीजा तो देखिए कैसा कैसा बात लिख डाला। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। बहुत सारा, ये देखिए, आरंभिक ब्राह्मणी लिपि है। देवनागरी लिपि तो आज हम लोग ऐसे लिखबे करते हैं, बांग्ला में लिखा हुआ है, इधर मलयालम में लिखा हुआ, तमिल में लिखा हुआ है। ठीक ना? अन्यत्र कुछ थोड़ा बहुत अलग से भी जान लीजिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, मौर्य साम्राज्य जो भारत में इतना बड़ा का साम्राज्य था, उससे पहले 2400 पर चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण भी शुरू किया था। चीन में सम्राट जो था वहाँ का, वो चीन के दीवार का भी निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो देखिए, पशुपालक लोग घुस जाता नहीं, जैसे लोग खेत में चारों ओर से घेर देता है कि बकरा बकरी नहीं घुसे, है ना, गाय भैंस ना घुसे, तो ये पूरा दीवारें चीन
बना दिया है, रक्षा करना था। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी, अरे भैया 6400 किलोमीटर लंबी दीवार ही बनवाया है, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, सड़क जैसी चौड़ी है। ऐसा नहीं कि दीवार है तो मतलब 10 इंच के चाहे 20 इंच के चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 30 इंच के, ऐसा नहीं, वो एक सड़क की चौड़ी 6 फीटा होगा। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं, ऊपर एगो खंभा टाइप के बना हुआ है जहाँ से निगरानी के लिए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे? कचरा को कचरा से थोड़ी ना धोया जा सकता है। मान लेंगे कि हाँ जी चलिए आपका विचार सही है, जो हुआ सो हुआ। उपयोगी शब्द है साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांतधम, ये सब शब्द है, ठीक ना। तो ये था आपका प्रतापी राजा सम्राट अशोक का, ठीक ना। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का क्या किया, त्याग किया। तो वीडियो कैसा लगा फिलहाल अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।